नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे राज्य के निर्माणक तत्व। कल हमने देखा था राज्य के बारे में, यानी कि राज्य क्या है और राज्य कब अस्तित्व में आया, ये सभी बातें हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग देखेंगे कि राज्य के निर्माणक तत्व क्या होते हैं, राज्य किन किन तत्वों से मिलकर के बनता है। तो साथियों, राज्य के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता हमें पड़ती है। राज्य बनने के लिए 4 तत्व हमें चाहिए। राज्य बनाने के लिए कितने तत्व चाहिए? 4 तत्व। तो हेडिंग डाल दीजिए राज्य के निर्माणक तत्व। राज्य के निर्माणक तत्व क्या डाली साथियों? राज्य के निर्माणक तत्व। निर्माणक तत्व। तो राज्य के निर्माणक तत्व कितने होते हैं भैया? 4 तत्व राज्य के होते हैं। कौन कौन से? तो राज्य के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वो देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, जनसंख्या। जनसंख्या। नंबर 2, भूभाग। भूभाग। नंबर 3, सरकार। नंबर 4, संप्रभुता। संप्रभुता या फिर सोवर्निटी। सोवर्निटी। सोवर्निटी कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 2 शब्द, सुपर प्लस एनस। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि राज्य जो होता है, राज्य को बनने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता हमें पड़ती है। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। यदि इन चारों तत्वों में से कोई एक तत्व भी अनुपस्थित है तो राज्य नहीं कह सकते हम उसे। तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते। अर्थात कहा जाए तो राज्य बनने के लिए 4 तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ये चारों तत्व क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक डालिए जनसंख्या। क्या डालेंगे सबसे पहले हम? जनसंख्या। क्या है हमारा? जनसंख्या। तो ये जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या साथियों राज्य का कैसा तत्व होता है? राज्य का मूल तत्व होता है। क्योंकि जब जनसंख्या ही ना होगी तो राज्य को हम कैसे अनुमान लगाएंगे राज्य का? भाई, जो राज्य बनता है वो जनसंख्या से बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि पेड़ पौधों से राज्य बनेगा। तो जनसंख्या होनी चाहिए राज्य बनाने के लिए। तो राज्य क्या है? राज्य राज्य में जो जनसंख्या है, जनसंख्या राज्य का कैसा है? मूल तत्व है। कैसा है? मूल तत्व है। जनसंख्या कैसा है? तो मूल तत्व है। जनसंख्या क्या है? मूल तत्व है। किसका? राज्य का। इसको मानवीय तत्व भी बोलते हैं। मानवीय तत्व भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मानवीय तत्व भी कहा जाता है। कुल मिला के कहा जाए तो राज्य में अगर जनसंख्या है तभी तो हम राज्य की कल्पना करेंगे। जो जनसंख्या ही नहीं है तो हम पेड़ पौधे ईंट पत्थरों से थोड़ी ना राज्य बनाएंगे। क्या चाहिए हमें? आदमी चाहिए, मनुष्य चाहिए। तो राज्य में जब जनसंख्या होगी तभी हम राज्य की कल्पना कर पाएंगे। तो जनसंख्या जो होती है वो राज्य का क्या होती है? मूल तत्व होती है, या फिर से मानवीय तत्व के रूप में भी माना जाता है इसको। साथियों, वैसे तो राज्य में ये बताया नहीं गया है कहीं भी कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कि एक राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए एक राज्य को बनाने के लिए। लेकिन फिर भी साथियों, अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु ने राज्य होने के लिए पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का?
पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन साथियों, अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो पर्याप्त जनसंख्या। कितनी जनसंख्या भैया? पर्याप्त जनसंख्या। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु का कथन है कि एक राज्य में इतनी जनसंख्या, यानी कि किसी राज्य में इतनी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, इतनी अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं अरस्तु? अरस्तु ने कहा कि एक राज्य में इतनी अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर ना बन सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वह आत्म सुरक्षा ना कर सके, अर्थात अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या का समर्थन किया। अर्थात अरस्तु ने कहा कि एक राज्य में पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। तो लिखिए, अरस्तु का कथन है। क्या भैया? अरस्तु का कथन है। किसका? अरस्तु का कथन है। अरस्तु का कथन है। किसका कथन है भैया? अरस्तु का कथन है। क्या कथन है अरस्तु? अरस्तु ने कहा कि किसी राज्य में जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर ना बन सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वह आत्म सुरक्षा ना कर सके। अर्थात अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? तो पर्याप्त जनसंख्या का समर्थन किया। तो अरस्तु के अनुसार किसी राज्य में जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर ना बन सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वह आत्म सुरक्षा ना कर सके। अर्थात कहा जाए तो अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या की बात कही। कितनी? पर्याप्त जनसंख्या की बात करी। अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए, अरस्तु ने, लिखिए, अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हैं, तो 1 लाख जनसंख्या या 10,000 नागरिक बताए।
बताए। तो अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए यानी कि 1 लाख जनसंख्या या फिर 10,000 नागरिक बताए। अरस्तु ने नागरिक उसे कहा, अरस्तु ने नागरिक किसे कहा? जो राजकीय एवं न्यायिक सेवाओं में भाग ले। तो अरस्तु ने नागरिक किसे कहा? जो राजकीय और न्यायिक सेवाओं में भाग ले, उसे ही अरस्तु ने क्या कहा? नागरिक की संज्ञा दी। तो अरस्तु के अनुसार एक राज्य में 1 लाख की जनसंख्या या फिर 10,000 नागरिक होने चाहिए। और अरस्तु ने नागरिक उसे कहा जो राजकीय और न्यायिक कार्यों में भाग ले सके। साथियों, इतनी बात क्लियर। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की 5040 जनसंख्या बताई। कितनी? प्लेटो ने कितनी जनसंख्या बताई? तो साथियों, प्लेटो ने जो जनसंख्या बताई, प्लेटो ने 5040 जनसंख्या बताई। 5040। रूसो ने कितनी बताई? रूसो ने जो जनसंख्या बताई वो 10,000 बताई। कितनी बताई? 10,000 जनसंख्या बताई। तो रूसो ने कितनी बताई? 10,000 जनसंख्या बताई। ठीक है साथियों, इतनी बात थी हमारी किस पर? जनसंख्या पर। मैंने आपको बताया कि जो जनसंख्या होती है वो राज्य का मूल तत्व होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम मानवीय तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानवीय तत्व। जब मानवीय न होगा तो जनसंख्या मतलब पेड़ पौधे के लगाएंगे काम? नहीं, तो हमें मानव की जनसंख्या चाहिए। तो जनसंख्या को मानवीय तत्व या फिर मूल तत्व कहा जाता है। वैसे तो जनसंख्या का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि एक राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, फिर भी साथियों अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का? पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु का कथन है कि किसी राज्य में जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर ना बन सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वह आत्म सुरक्षा ना कर सके। अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए 1 लाख जनसंख्या या फिर 10,000 नागरिक बताई। 1 लाख जनसंख्या या फिर 10,000 नागरिक बताई। अरस्तु ने नागरिक उसे कहा जो राजकीय और न्यायिक सेवाओं में भाग ले सके। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए कितनी जनसंख्या बताई? तो 5040 जनसंख्या बताई। वहीं रूसो ने एक राज्य के लिए कितनी जनसंख्या बताई? तो 10,000 जनसंख्या बताई। कितनी? रूसो ने 10,000 जनसंख्या बताई। अगला आता है हमारा भूभाग। क्या बताए? भूभाग हमारा अगला आता है। तो इसे जरा हम रफ कर दें हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ में आ रही होगी कोई बात। जो भी चीज़ें आप लोग समझते चलें अच्छे से। और क्लास के बाद एक कमेंट कर दिया करें। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं भूभाग। क्या देखते हैं? भूभाग। भूभाग देखिए, भूभाग देख लिया हमने। भूभाग के बारे में लिखें साथियों। देखिए, यदि राज्य कोई भी अस्तित्व में तभी आता है जब उसका भूभाग या फिर सीमा निश्चित होती हैं। राज्य अस्तित्व में तभी आता है जब उसकी सीमा या फिर भूभाग निश्चित होता है। यदि सीमाएं निश्चित नहीं हैं या फिर सीमाएं विवाद में हैं, तो राज्य तो होगा। क्या होगा? राज्य तो होगा, लेकिन साथियों वह राज्य खुशहाल नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि किसी भी राज्य के लिए राज्य तभी अस्तित्व में आता है या राज्य का तभी उदय होता है जब उसकी सीमा निश्चित होती हैं, उसका भूभाग निश्चित होता है। यदि किसी राज्य का भूभाग या सीमा निश्चित नहीं है या फिर सीमाएं विवाद में हैं, तो वह राज्य तो होगा लेकिन खुशहाल राज्य नहीं होगा साथियों, लेकिन खुशहाल राज्य नहीं होगा।
समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो राज्य के लिए कुछ राज्य के जो भूभाग क्षेत्र हैं, तो भूभाग में कुछ क्षेत्र आते हैं। राज्य का जो तत्व है कौन सा, भूभाग, उसमें कुछ क्षेत्र आते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। चलिए लिखिए, यहाँ पर लिखिए, राज्य तभी अस्तित्व में आता है जब उसकी सीमाएं निश्चित होती हैं, निश्चित होती हैं। यदि सीमा निश्चित नहीं है, यदि सीमा निश्चित नहीं है, तो राज्य तो होगा, राज्य तो होगा, लेकिन खुशहाल राज्य नहीं होगा। तो राज्य तो होगा, लेकिन भैया खुशहाल राज्य नहीं होगा। भूभाग में कुछ क्षेत्र आते हैं। जैसे भूभाग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो भूभाग में कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसे स्थल मंडल, जलमंडल, और कौन सा हमारा वायुमंडल, वायुमंडल। तो भूभाग भी बहुत जरूरी है। तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ऐसा तो है नहीं कि भी अपना जो आपका जो एरोप्लेन है आप दूसरे राज्य की सीमा में उड़ा लेंगे, बंदा भैया वो अपना फिर वो मिसाइल छोड़ देगा, कहीं ना कहीं वो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो आपको अपने राज्य की सीमा में ही प्लेन उड़ाने हैं, ये ना है कि आप दूसरे राज्य की सीमा में प्लेन उड़ा लेंगे। लेकिन साथियों, यदि किसी राज्य के आसपास, किसी राज्य के समीप में समुद्रीय क्षेत्र है, क्या है, समुद्री क्षेत्र है, तो समुद्र में 15 मील तक की दूरी, कितनी मील तक की, 15 मील तक की दूरी उस राज्य का भूभाग कहलाती है, उस राज्य का भूभाग कहलाती है। लेकिन साथियों, अरस्तु ने 12 मील तक की दूरी बताई है। अरस्तु ने कितने मील तक की, 12 मील तक की दूरी बताई है। चलिए लिखिए, यदि किसी राज्य के समीप, यदि किसी राज्य के समीप, लिखिए, यदि किसी राज्य के समीप, यदि किसी राज्य के समीप समुद्रीय क्षेत्र है, समुद्रीय क्षेत्र है, तो समुद्र में 15 मील तक की दूरी, 15 मील तक की दूरी उस राज्य का भूभाग कहलाती है। क्या कहलाती है, भूभाग कहलाती है। अरस्तु ने 12 मील तक की दूरी बताई, 12 मील तक की दूरी बताई। अरस्तु ने कितनी दूरी बताई, तो 12 मील तक की दूरी बताई। यदि किसी राज्य के समीप समुद्री क्षेत्र है, तो समुद्र में 15 मील तक की दूरी क्या है, उस राज्य का क्या है भैया, राज्य क्षेत्र, इनके उस राज्य का क्षेत्र माना जाता है। अरस्तु ने कितनी दूरी बताई, 12 मील तक की दूरी बताई। जैसे भारत के बराबर से क्या है, अरब सागर है, तो अरब सागर में क्या है, 15 मील तक की दूरी क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएगा, भारत का राज्य क्षेत्र कहलाता है।
भारत का राज्य क्षेत्र कहलाता है। साथियों, वहीं पर कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना है, कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। जैसे सीले हैं, हॉल हैं, डिगविट हैं। सीले, हॉल, डिगविट, इन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक नहीं माना है, आवश्यक तत्व नहीं मानते। जैसे कुछ विचारक हैं साथियों, जैसे सीले, हॉल, डिगविट, जैसे डिगविट, ये भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। जबकि कलवर हैं, मैक्स वेबर हैं और वुडरो विल्सन। कलवर, मैक्स वेबर और वुडरो विल्सन लिखिए। जबकि कलवर, मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो सीले हैं, हॉल है, डिगविट है। सीले, हॉल, डिगविट भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। लेकिन कौन कौन से? मैक्स वेबर हैं, वुडरो विल्सन हैं, कलवर हैं, ये भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। साथियों, कुछ विचारक मैंने आपको बताए कि सीले हैं, हॉल हैं, डिगविट हैं, ये भूभाग को राज्य का तत्व नहीं मानते। ये प्रश्न साथियों पूछा गया था हाल ही में, जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था पिछला वाला, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे विचारक हैं जिन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था सीले। कौन? सीले। तो आंसर हमारा कौन सा था? सही था, तो सीले हमारा आंसर सही था। ठीक है। वही कलवर, मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन, इन्होंने क्या माना? राज्य भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना। पिछली बार पूछा गया नहीं माना, इस बार पूछा जा सकता है माना। ठीक है साथियों, तो कौन कौन से माने? कलवर, मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन। नहीं माना सीले, हॉल, डिगविट। ठीक है साथियों, अगला आता है हमारा सरकार। अगला कौन सा तत्व है हमारा? अगला तत्व होता है हमारा सरकार। क्या होता है हमारा अगला तत्व? अगला तत्व होता है हमारा सरकार। ठीक है, कौन सा तत्व होता है अगला हमारा? अगला होता है सरकार। चलिए, सरकार अगला तत्व होता है हमारा सरकार। ये जो सरकार होती है भैया, देखा जाए तो साथियों व्यवहारिक रूप में राज्य में और सरकार में कोई अंतर नहीं है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन साथियों सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो राज्य और सरकार में अंतर है। तो राज्य और सरकार में अंतर है। राज्य
का संवाहक या एजेंट कह सकते हैं हम इसे व्यवहारिक रूप में। सरकार जो होती है, सरकार राज्य का संवाहक या फिर एजेंट कहलाती है। देखिए, सरकार जो होती है, सरकार राज्य का संवाहक या एजेंट होती है। तो राज्य क्या होती है, सरकार क्या होती है, सरकार राज्य का संवाहक या एजेंट होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात साथियों आप लोग? सरकार राज्य का मूर्त रूप होती है। लिखिए, सरकार क्या होती है, सरकार राज्य का मूर्त रूप होती है। सरकार क्या होती है, सरकार राज्य का मूर्त रूप होती है। सरकार ही साथियों राज्य की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक ले जाती है। सरकार ही क्या करती है, सरकार ही, लिखिए, सरकार ही राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाती है। तो सरकार ही राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाती है, उनके स्तर तक ले जाती है। मैंने आपको बताया साथियों, व्यवहारिक रूप में राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अंतर है। लिखिए, सैद्धांतिक रूप से राज्य एवं सरकार में अंतर, नंबर एक साथी, जो सरकार होती है ये राज्य का क्या होती है, मूर्त रूप होती है। अर्थात कहा जाए तो राज्य अमूर्त है। राज्य क्या है, अमूर्त है। लेकिन सरकार क्या है, सरकार मूर्त है। राज्य क्या होता है, अमूर्त होता है। हम साथियों राज्य को देख नहीं सकते, हम राज्य का अनुमान लगा सकते हैं, विचार कर सकते हैं उसके बारे में, है ना। तो राज्य क्या है, राज्य एक अमूर्त है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो वो क्या है, राज्य एक अमूर्त है। वहीं सरकार क्या है, सरकार मूर्त है। हम देख सकते हैं सरकार को, मोदी जी को छू सकते हैं, अमित शाह जी को छू सकते हैं, भाई साहब बात भी कर सकते हैं सामने बैठ के। क्या हम राज्य से बात कर सकते हैं सामने बैठ के? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यही मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो सरकार है हमारी और जो राज्य है, इन दोनों में व्यवहारिक रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनका सैद्धांतिक रूप में इनमें अंतर है। वही मैंने आपको बताया पहला अंतर कि राज्य क्या है, अमूर्त है, सरकार क्या है, मूर्त है। साथियों, सरकार क्या है, मूर्त है। ठीक है, लिखिए, राज्य की सदस्यता क्या होती है, अनिवार्य होती है। हम राज्य में रह रहे हैं तो राज्य की हमें सदस्यता क्या है, अनिवार्य है। हम भारत राज्य में रह रहे हैं तो भारत की क्या है, हमें सदस्यता अनिवार्य है। लेकिन सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सरकार में जाके शामिल होंगे, वो हमारी स्वेच्छा पर है। ठीक है, लिखिए, राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती है, जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है।
राज्य का आकार बड़ा होता है, राज्य का आकार बड़ा होता है, जबकि सरकार का आकार निम्न होता है, निम्न या छोटा होता है, निम्न या छोटा होता है। ये क्या है? ये अंतर है राज्य और सरकार में साथियों। एक है हॉब्स। कौन है? हॉब्स। हॉब्स ने साथियों राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं माना। एक कौन है? हॉब्स। हॉब्स ने राज्य एवं सरकार में कोई अंतर नहीं माना, नहीं माना। वही जो हमारे लॉक हैं, लॉक ने राज्य व सरकार में अंतर माना। राज्य और सरकार में क्या माना? अंतर माना। हॉब्स ने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं माना, जबकि लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर माना। ठीक है साथियों, ये थी हमारी किस पर? सरकार पर बात। अगला आता है हमारा संप्रभुता, सोवरनिटी। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है साथियों। इसे राज्य का प्राण तत्व भी बोल सकते हैं। इसका कहा जाए तो संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती साथियों। संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य क्या होता, संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व होती है। संप्रभुता नहीं है तो राज्य नहीं है। चलिए लिखिए, संप्रभुता। ये जो संप्रभुता है साथियों, संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता क्या होती है साथियों? संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व होती है, राज्य का प्राण तत्व होती है। अर्थात संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात कहा जाए तो संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति होती है। लिखिए नंबर 2, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति होती है। सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति होती है किसकी? राज्य की। कौन? संप्रभुता। संप्रभुता के बिना हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते साथियों। इसे हम अंतिम सत्ता भी कहा जाता है। इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको अंतिम सत्ता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? अंतिम सत्ता। अंतिम सत्ता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अंतिम सत्ता भी कहा जाता है। संप्रभुता एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। लिखिए, संप्रभुता एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं
से अलग करता है, से अलग करता है। संप्रभुता राज्य के निर्णय लेने की क्षमता होती है। संप्रभुता राज्य की निर्णय लेने की क्षमता होती है। और निर्णय कैसे होते हैं? निर्णय भैया दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो बाह्य निर्णय, बाह्य निर्णय वो होता है हमारा आंतरिक निर्णय, आंतरिक निर्णय। तो संप्रभुता क्या होती है? निर्णय लेने की क्षमता होती है। और निर्णय हमारे एक तो बाह्य निर्णय होता है, दूसरा आंतरिक निर्णय होता है। तो जो हमारा भारत है, भारत क्या है? संप्रभु राज्य है या फिर संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, संप्रभु राज्य है या फिर संप्रभु राष्ट्र है कौन? भारत। क्योंकि भारत के पास क्या अपने निर्णय लेने की क्षमता है, उसकी असीमित शक्ति है ये। यदि अमेरिका हम पर दबाव बनाए कि तुम रशिया से क्या नहीं मत करो, डील मत करो या फिर व्यापार मत करो, तो क्या हम मान जाएंगे? क्या मोदी जी मान जाएंगे? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। चाइना कहने लगे तुम रशिया से तेल मत खरीदो, क्यों ना खरीदे भाई? हम एक संप्रभु राज्य, हमारा निर्णय स्वयं का निर्णय है, ना तो हमारे ऊपर कोई आंतरिक निर्णय है, आंतरिक दबाव है, ना ही कोई हमारे पास बाह्य दबाव है। हम क्या अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कैसा निर्णय? बाह्य निर्णय हो चाहे हमारा आंतरिक निर्णय हो। संप्रभुता के कारण ही कोई भी राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति का, लिखिए, संप्रभुता के कारण ही, नंबर 6 डाल करके लिखिए यहां पर, संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपनी गृह नीति एवं विदेश नीति तैयार करता है। तो संप्रभुता के कारण ही कोई भी राज्य अपनी विदेश नीति या फिर गृह नीति तैयार करता है। तो भारत की बात करें तो भारत संप्रभु कब बना? तो यदि साथियों हम भारत की बात करें तो भारत संप्रभु कब बना? तो भारत साथियों संप्रभु जो बना वो 26 जनवरी 1950 को बना। देखिए सुनिए, भारत जो था, भारत 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 25 जनवरी 1950 तक क्या था? एक अधिराज्य था। क्या था भैया? अधिराज्य या फिर डोमेनियन स्टेट कहलाता है। डोमेनियन स्टेट, इसे हम बोलते हैं डोमेनियन स्टेट्स। अधिराज्य या फिर डोमेनियन स्टेट हम बोलते हैं। हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हम आज़ाद हो गए। और 25 जनवरी 1950 तक, यानी संविधान लागू होने से पहले तक, कुल मिलाकर बात कही जाए, यानी स्वतंत्रता के पश्चात और संविधान लागू होने से पहले तक हम क्या थे? हम एक अधिराज्य थे, या फिर हम क्या थे? हम एक डोमेनियन स्टेट्स थे। हमारे भारत का जो दर्जा था वो एक अधिराज्य था या फिर एक डोमेनियन स्टेट का दर्जा था। अधिराज्य या फिर डोमेनियन स्टेट्स हम उसे कहते हैं जो सरकार तो हमारी है, लेकिन भैया कानून किसी दूसरे के हैं। सरकार स्वयं की हो लेकिन कानून दूसरे के लागू हों, उसे हम बोलते हैं अधिराज्य। जैसा कि हमारे भारत के पास था, हम आज़ाद थे, सरकार हमारी थी, लेकिन हमारे ऊपर कानून अभी कौन सा चल रहा था? ब्रिटेन का ही चल रहा था। कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम।
तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 से और 25 जनवरी 1950 तक निम्नलिखित में से किस कानून के तहत शासन चलाया गया? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत शासन चलाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है साथियों, ये बात हमारी थी। तो भारत 15 अगस्त 1947 से और 25 जनवरी 1950 तक क्या था? अधिराज्य या फिर डोमिनियन स्टेटस बन गया, डोमिनियन स्टेट्स था। जैसे ही साथियों हमारा 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा जैसे ही संविधान लागू हुआ, क्या हुआ? हमारा संविधान लागू जैसे ही हुआ तो वैसे ही हम क्या बन गए? एक संप्रभु राष्ट्र बन गए। संप्रभु राज्य या फिर संप्रभु राष्ट्र हम लोग बन गए। संप्रभु राज्य या फिर संप्रभु राष्ट्र हम बन गए। ठीक है साथियों, और संप्रभु मतलब कोई भी आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने की क्षमता, या फिर साथियों जितने भी बात मैंने आपको संप्रभुता बताई है, संप्रभुता क्या होती है? सर्वोच्च सत्ता होती है राज्य की, अंतिम सत्ता भी इसे कहा जाता है। इसमें गृह नीति और विदेश नीति तैयार करता है कोई भी राज्य संप्रभुता के चलते, है ना। ये सभी बातें मैंने आपको बताई। और भारत के बारे में पूछे तो भारत संप्रभु कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम लोग क्या बन गए? हम लोग एक संप्रभु बन गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता आ चुकी थी साथियों। यदि इस राज्य की बात करी जाए तो ये जो राज्य है साथियों, राज्य 16वीं शताब्दी से लेकर जो 19वीं शताब्दी तक का राज्य था, 16वीं शताब्दी से लेकर के और जो 19वीं शताब्दी तक का राज्य था साथियों, जो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का जो राज्य था, ये कैसा राज्य था? तो साथियों ये नकारात्मक राज्य था। कैसा राज्य था? राज्य का जो दृष्टिकोण था, इस राज्य का जो दृष्टिकोण था ये कैसा था? तो नकारात्मक था। कैसा था भैया? नकारात्मक था। इसका मतलब है कि राज्य जो था वो आवश्यक कार्य करता था। राज्य क्या करता था? केवल आवश्यक कार्य ही करता था। आवश्यक कार्य। राज्य कैसे? आवश्यक कार्य, जैसे शांति व्यवस्था, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, है ना। तो राज्य केवल आवश्यक कार्य ही करता था। कब? 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक क्या था? राज्य नकारात्मक था। इसके लिए ही हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक राज्य को ही हम पुलिस स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट, या फिर इसे हम बोलते हैं रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी के नाम से जानते हैं, या फिर पुलिसमैन या फिर पुलिस स्टेट, पुलिसमैन या फिर रात्रि प्रहरी के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? तो इन्होंने ये क्या था? नकारात्मक था, या आवश्यक कार्य करता था। जैसे पुलिसमैन आपके नकारात्मक कार्य करता है, आपकी शांति व्यवस्था देखता है, सुरक्षा देखता है और न्याय देखता है। वैसे ही राज्य भी 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का जो राज्य था उसका दृष्टिकोण कैसा था? नकारात्मक था। अर्थात ये केवल कैसे कार्य करता था? ये केवल साथियों हमारे आवश्यक कार्य करता था। आवश्यक कार्यों में शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था आता है। वही साथियों जो हमारा 20वीं शताब्दी का जो राज्य है, 20वीं शताब्दी का राज्य 20वीं शताब्दी का जो राज्य था हमारा, इसका जो दृष्टिकोण था, इसका जो हमारा दृष्टिकोण था, 20वीं शताब्दी के राज्य का दृष्टिकोण कैसा था? तो इसका सकारात्मक था। कैसा था भैया? इसका सकारात्मक दृष्टिकोण था। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि ये जो राज्य है, ये राज्य दो प्रकार के काम करेगा। ये आवश्यक काम भी करेगा, आवश्यक कार्य भी करेगा। ये आवश्यक कार्यों में जैसे वही सुरक्षा, आवश्यक कार्यों में सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। तो राज्य आवश्यक कार्य भी करेगा। दूसरी बात, राज्य हमारे लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। लोक कल्याणकारी,
लोक कल्याणकारी कार्य। तो राज्य 20वीं शताब्दी में कैसा राज्य बना? तो सकारात्मक राज्य बना। सकारात्मक राज्य का मतलब है ये आवश्यक कार्य भी करेगा, लोक कल्याणकारी कार्य भी करेगा। लोक कल्याणकारी कार्य मतलब जन कल्याण से संबंधित जो कार्य होते हैं वो कार्य भी राज्य करेगा, और हमारे आवश्यक कार्य भी राज्य करेगा। ये हमारा कैसा था? ये सकारात्मक राज्य था। लेकिन कैसा राज्य वर्तमान में, कैसा राज्य चल रहा है? अब तो भाई वर्तमान में कैसा राज्य चल रहा है? तो सकारात्मक राज्य चल रहा है। कैसा राज्य? सकारात्मक। ठीक है साथियों, ये थे हमारे कैसे राज्य। हमने देखा दूसरा चैप्टर राज्य का अर्थ और उसके निर्माणक तत्व, राज्य का अर्थ वगैरह, राज्य का विकास क्रम, राज्य का अर्थ, राज्य का अस्तित्व कैसे आया। तो ये सब बातें मैंने साथियों पिछले सेशन में बात करी। आज सेशन में बात करी मैंने राज्य के निर्माणक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे भूमि, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। इन सब बातों पर हमारी विशेष चर्चा हुई है साथियों। ठीक है, इन सब बातों पर विशेष चर्चा हमारी हुई है। तो कल हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये चैप्टर हमारा, मैंने बताया ना आपसे, केवल 2 ही क्लास का चैप्टर था, कि छोटा चैप्टर है क्वेश्चन, लेकिन साथियों यहाँ से आता है क्वेश्चन, यहाँ से जरूर आएगा। दूसरा चैप्टर आता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे हम कौन कौन से। ठीक है, तो जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।